Hello everyone, welcome to next lecture of Algebra of Matrices series। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमें पढ़ना है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमने जो मैट्रिक्स पढ़ी है तो हम मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं और रैंक होता क्या है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। उससे पहले हमें ये एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, सब मैट्रिक्स क्या होती है एक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो जो पहले यही देखते हैं कि जो सब मैट्रिक्स है वो क्या होती है। सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स बी ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और सम कॉलम्स और बोथ ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ द टाइप एम क्रॉस एन इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स। तो ये क्या दे रखा है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, मतलब कि उसमें एम नंबर ऑफ रोज है, एन नंबर ऑफ कॉलम है, तो उसमें से हम एम रोज और एन कॉलम्स में से कुछ रोज या कुछ कॉलम्स या फिर दोनों, कुछ रो और कॉलम को जब हम डिलीट कर देते हैं तो हमें एक सब मैट्रिक्स मिलती है, जिसको बी से डिनोट कर दिया या फिर सी से, कुछ भी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स बोलते हैं। कि जैसे हमने ये 3x3 की मैट्रिक्स लिख रखी है, ए 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो अगर हम इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, मान लो कि हमने ये फर्स्ट कॉलम है ना, इसको हटा दिया, अब इसमें ये जो मैट्रिक्स बची तो इसमें क्या हो गए, 2 कॉलम बच गए और रो तो अभी भी 3 है, 1 2 और 3 रोज है लेकिन 2 कॉलम है। तो अब क्या बन गई, ये 3x2 की मैट्रिक्स बन गई, लेकिन ये आई तो इसी मैट्रिक्स की हेल्प से है ना, ए मैट्रिक्स की हेल्प से, तो इसलिए ये ए मैट्रिक्स की एक सब मैट्रिक्स है। ठीक है, सब मैट्रिक्स का ऑर्डर जो गिवन मैट्रिक्स होती है ना, उसके ऑर्डर से हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ऐसे एम क्रॉस एन टाइप से जो ऑर्डर है, मान लो ए का, और मान लो पी क्रॉस क्यू ऑर्डर है उसकी सब मैट्रिक्स का, तो जो ये पी और क्यू है ये लेस देन इक्वल टू होते हैं एम और एन से। ये रिलेशन होता है कि पी लेस देन इक्वल टू है एम से और क्यू लेस देन इक्वल टू है एन से, क्योंकि जब हम कोई भी रो या कॉलम डिलीट करेंगे तो फिर नंबर ऑफ रोज या फिर कॉलम्स कम ही होंगे। ठीक है, और एक सेम भी रह सकते हैं, मतलब कोई भी मैट्रिक्स खुद की सब मैट्रिक्स होती है, ये ट्रिवियल रिजल्ट होता है कि ए की सब मैट्रिक्स है ही। जैसे हम सेट में बोलते हैं ना कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही है, जो कि इसी तरीके से कोई भी मैट्रिक्स सब खुद की सब मैट्रिक्स होती है। और साथ में ये कि वो तो ट्रिवियल ही है, और बाकी कि हम कोई भी रो या कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, ये डेफिनेशन और इसके अकॉर्डिंग ये एग्जांपल था कि जैसे अभी ये ही ऊपर वाली मैट्रिक्स थी, अगर हम इसके सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें, मान लिया हमने कि ये वाला डिलीट कर दिया, ये वाला कॉलम अगर डिलीट कर दिया सेकंड वाला, तो ये और ये कॉलम मिलके हमें 2x3 की फिर से एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, ये वाली, जिसमें फर्स्ट कॉलम है और थर्ड कॉलम है ए का। देखो ये 5 1 वाला 2 5 1 और 4 8 2 5 वाला, तो अब ये सब मैट्रिक्स हो गई सेकंड कॉलम को डिलीट करके जो मिली है ना। तो अब ये भी एक सब मैट्रिक्स है। अब ऐसे ही अगर हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स है हमारी ए मैट्रिक्स, उसमें से अगर हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, मान लो देखो कि अगर हमने थर्ड रो को और थर्ड कॉलम दोनों को डिलीट कर दिया तो ये वाली मैट्रिक्स बच गई ना 2 3 5 6, जो कि 2x2 की है, क्योंकि हमने एक रो 3x3 की मैट्रिक्स थी ए, उसमें से हमने एक रो डिलीट कर दी, एक कॉलम डिलीट कर दिया, तो एक रो भी एक कम हो गई और कॉलम भी एक कम हो गया, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई जो कि सब मैट्रिक्स है ना। अब माइनर क्या होते हैं एक मैट्रिक्स के, माइनर हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि माइनर क्या होते हैं। और देखो अब ये वाली फिर से भी लिख रखी है कि ए कोई भी अगर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए की जो सब मैट्रिक्स आती है रो और कॉलम को डिलीट करके उनको क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। जैसे कि मान लिया हमने ये ए आई जे, ये कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 3x4 की मैट्रिक्स ले ली, 3 तो इसके अंदर रो है और 4 इसके अंदर क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो अगर हमने इसके के लिए माइनर निकालने हैं, जैसे इसने बोला यहाँ पर कि थर्ड ऑर्डर के माइनर है, तो इसका मतलब देखो ये 3x4 की मैट्रिक्स है ना, तो थर्ड ऑर्डर के माइनर का मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम इसके 4 कॉलम है तो एक कॉलम तो डिलीट करना ही पड़ेगा हमेशा। अब हमारे पास 4 चॉइस हैं कि पहले मान लो हमने फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया,
ये वाली जो बच गई अब 3 × 3 की, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया, एक ये माइनर हो जाएगा थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। फिर ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि मान लो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम को लेकर एक डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो एक माइनर हो जाएगा थर्ड ऑर्डर का। ऐसे ही मान लो कि तीसरा केस हो सकता है कि हमने थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, फिर जो हमें ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कॉलम की हेल्प से जो सब मैट्रिक्स मिलेगी, डिटर्मिनेंट मिलेगा। ऐसे ही हम अगर फोर्थ कॉलम को डिलीट कर दे तो पहले 3 कॉलम की हेल्प से मिलेगी। तो हमारे पास ये 4 चॉइसेस है कि ये 4 हमें 4 माइनर मिल जाएंगे 3 × 3 ऑर्डर के, है ना। तो ये वाली चीज़ है, यही लिख रखा है यहाँ पर कि ये इस तरीके से माइनर होते हैं। A1 लिख दिया, यहाँ पर कर रखा है, फोर्थ कॉलम को डिलीट कर रखा है, फिर देखो थर्ड कॉलम को डिलीट कर रखा है यहाँ से, फिर यहाँ से सेकंड कॉलम को डिलीट कर रखा है, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर रखा है, ठीक है। ये माइनस लिख रखे 3 × 3 ऑर्डर के। ऐसे ही लिख दिया डिलीटिंग 1 रो एंड एनी 2 कॉलम, अगर हम उस मैट्रिक्स में से एक रो और कोई भी 2 कॉलम्स को डिलीट कर दें तो हमें 2 ऑर्डर के माइनर मिल जाएंगे। अब एक रो और 2 कॉलम डिलीट करने हैं, तो जैसे कि यहाँ से एक रो डिलीट, अब रो डिलीट करने के लिए भी 3 तरीके हैं, फर्स्ट रो को डिलीट करें या सेकंड को करें या थर्ड को करें, है ना। और कॉलम्स के लिए हमने 4 तरीके देखे थे कौन से को करने हैं। जैसे मान लो कि अगर मैंने थर्ड रो को डिलीट कर दिया और थर्ड और फोर्थ कॉलम को डिलीट कर दिया, तो ये वाली सब मैट्रिक्स बच जाएगी, ये वाली, है ना। ये एक 2 × 2 की सब मैट्रिक्स हो गई ना, एक ही सब मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि एक ही कुछ रोज और कॉलम्स को डिलीट करके मिली है। और कितने ऑर्डर के? 2 × 2 किया है, क्योंकि इसके अंदर दो तो रो है, ये वाली और ये वाली, और 2 ही कॉलम है, तो ये 2 × 2 की है। ऐसे ही करके हम सारी पॉसिबिलिटी लिख के देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही करके यहाँ पर लिख रखी है, ये बाकी सारे ऐसे इसी तरीके से डिलीट करके। तो अब जो मेन चीज़ है हमारी कि रैंक क्या होता है एक मैट्रिक्स का। तो वैसे रैंक की कई सारी डेफिनेशन होती है एक मैट्रिक्स के रैंक की। तो अभी ये यहाँ पर बिल्कुल बेसिक है, तो स्टार्टिंग में हमें जो डेफिनेशन देखनी है हम यही वाली इस बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। बाकी आगे जब हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे तो हमें बाकी और टाइप की डेफिनेशंस भी मिलेंगी कि मैट्रिक्स का रैंक है वो क्या होता है। हम बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैट्रिक्स के रैंक से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होने के लिए और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर जाकर डिपेंड करती हैं, मतलब जिनमें हमें निकालना पड़ता है मैट्रिक्स का रैंक। हम एक्लन फॉर्म निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी m×n की मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी डायगोनल या स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स है m×n की नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। नॉन जीरो क्यों लिखा है इसका भी आगे पता चलेगा। देन नॉन नेगेटिव इंटीजर r इज कॉल्ड रैंक ऑफ a इफ कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो उसको हम मैट्रिक्स का रैंक कब बोलेंगे, और ये ए को नॉन जीरो ले रखा है क्योंकि जीरो मैट्रिक्स हो जाती है तो रैंक जीरो होता है उसका, ये चीज़ आगे आएगी, ठीक है। अभी कि उसको रैंक कब बोलते हैं, किसी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर आर को ए का रैंक तब बोलते हैं कि ए हैज़ एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, कि आर ऑर्डर का कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए मैट्रिक्स ए के पास। दूसरी कंडीशन ये है कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r+1, कि आर से बड़े ऑर्डर के जितने भी माइनर है, क्योंकि अभी हमने देखा जैसे कि किसी एक मैट्रिक्स के किसी स्पेसिफिक कोई भी ऑर्डर के माइनर है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कि जैसे हमारी ये मैट्रिक्स दे रखी थी, इसमें ये वाला माइनर भी 3 ऑर्डर का, ये भी 3 ऑर्डर का, ये भी 3 ऑर्डर का, ये भी 3 ऑर्डर का, मतलब एक से ज़्यादा माइनर्स हो सकते हैं किसी एक सेम ऑर्डर के। जैसे 3 ऑर्डर के यहाँ पर 4 माइनर है,
ऐसे ही 2 ऑर्डर के यहाँ पर 2 2 4 और 1 5 माइनर है ना। तो कि मान लो कि इसी में से ऐसा हो जाए कि 2x2 के हमें ये मिल गया कि ये पिछले तीनों माइनर है, ये मान लिया नॉन जीरो है, और 2x2 से बड़े ऑर्डर वाले ये 3 ऑर्डर वाले सारे माइनर अगर जीरो हो जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा, है ना। तो R+1 के अगर कोई माइनर्स हैं तो वो सारे के सारे माइनर आर ऑर्डर, अगर हमने आर को रैंक क्लेम किया तो उससे बड़े जितने भी R+1 R+2 जितने भी ऑर्डर के सारे के सारे माइनर्स होंगे वो जीरो होने चाहिए, और आर ऑर्डर का कम से कम एक माइनर नॉन जीरो हो, तब हम ये बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए का रैंक आर है। तो अब हम निकालते कैसे हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे, हम हमारी मैट्रिक्स के ऑर्डर से इस चीज़ को कनेक्ट करके चलते हैं। सबसे पहले हम ऐसा हाईएस्ट आर सर्च करते हैं, ठीक है। तो देखो आगे ये चीज़ आएगी, अभी एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगी। मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स के जो माइनर्स हैं उनका जो ऑर्डर है कि कितने, जैसे हमारे पास अब पीछे 3x4 की मैट्रिक्स थी, तो माइनर हमें पता है कि माइनर में हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो माइनर के लिए ऑब्वियसली स्क्वायर सब मैट्रिक्स होनी चाहिए, है ना। तो अब इस 3x4 वाली मैट्रिक्स में से ज़्यादा अगर हम सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएंगे तो 3x3 की ही बन सकती है ना, क्योंकि यहाँ से 3 से ज़्यादा रो नहीं हो सकती, क्योंकि ए में ही 3 रो हैं, तो ए की सब मैट्रिक्स में तो इससे कम या इसके बराबर रो हो सकती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 रो हो सकती हैं ए की किसी भी सब मैट्रिक्स में, और 3 रो हो सकती है तो इसका और स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेनी है, क्योंकि माइनर की डेफिनेशन में यही होता है कि हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो अगर स्क्वायर बनानी है तो फिर कॉलम भी इतने ही लेने पड़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3x3 के सब मैट्रिक्स बन सकते हैं एक ही, है ना। तो हम सबसे पहले अब फिर ये देखेंगे कि 3x3 के कितने माइनर्स बनेंगे। जैसे यहाँ पर हमें 3x3 के 4 माइनर्स मिल गए थे, तो अब हम ये सारे चारों माइनर्स देखें। अब अगर ये इन माइनर्स में से मान लो हमें ये कोई A3 वाला ये वाला माइनर है वो नॉन जीरो मिल गया, तो यहीं से हम बोल देंगे कि हमें एक 3x3 का माइनर हाईएस्ट ऑर्डर पॉसिबल कितना था, माइनर का 3 था पॉसिबल, तो उसमें से हमें उसी हाईएस्ट ऑर्डर में से मिल गया 3 ऑर्डर का एक माइनर नॉन जीरो, तो हम ये बोल देंगे कि मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3 है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, कि अगर ऐसा हो गया कि ये चारों के चारों ही जीरो बन गए, मतलब चारों ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो आ गई, तो फिर हम ये बोलेंगे कि माइनर जो रैंक है वो 3 तो नहीं हो सकता। फिर 3 से कम क्या पॉसिबल है, 3 से कम 2 पॉसिबल है। स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे उसके लिए, मतलब 2 ऑर्डर के माइनर, फिर 2 ऑर्डर के भी यहाँ से, जैसे हम अभी ये 3x3 वाली मैट्रिक्स के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 5 माइनर्स मिल गए, है ना। अब इन 5 माइनर्स में से हमें ये देखना, अगर ये सारे के सारे जीरो हो गए तो रैंक इसका मतलब 2 नहीं हो सकता। और अगर इनमें से कम एक से ज़्यादा कितने भी हों, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि सारे ही नॉन जीरो हों, या फिर इनमें से कोई 2 नॉन जीरो, कोई तो 3 नॉन जीरो, ऐसे कुछ करके, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो, एक अगर नॉन जीरो है तभी हम बोल देंगे कि मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 2 है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा हाईएस्ट आर तो 2 हो गया ना इस केस में, क्योंकि 2 से बड़ा जो था 3 ऑर्डर हो सकता था उसके लिए तो जीरो हो गए सारे जो माइनस की जो वैल्यू है ना। तो ये यही सब चीज़ें हैं, और अगर मान लो 2 वाले भी सारे जीरो हो गए तो रैंक 1 हो जाएगा, है ना। तब हम ये बोल देंगे एक भी तब जब हमारी मैट्रिक्स नॉन जीरो है, मतलब उसकी सारी ही एंट्रीज नॉन जीरो है, तो हमें कोई भी जो भी नॉन जीरो वाला एलिमेंट होगा वही एलिमेंट को उठाकर 1x1 की सब मैट्रिक्स बना देंगे और बन जाएगा वहाँ से रैंक 1, ठीक है। मतलब क्योंकि ये 1x1 की अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसी का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, मान लो ये 5 है नॉन जीरो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये नॉन जीरो है ही। और अगर मैट्रिक्स ही जीरो बन गई हमारी, मान लो कि अगर मैट्रिक्स ए ही जीरो है, सारी जीरो का मतलब सारी एंट्रीज जीरो है, तो कितने भी ऑर्डर की सब मैट्रिक्स लेंगे हम ए की, तो वो हमेशा ही 0 0 0 मैट्रिक्स ही बनेगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट भी जब निकालेंगे तो हमेशा ही जीरो आएगा, है ना।
तो उस केस में हमें ऐसा पॉजिटिव आर आएगा ही नहीं। तो हमेशा जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो जीरो मैट्रिक्स का रैंक हमेशा ही जीरो होता है। और अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो उसका रैंक हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब देखो, ये वाली तो हो गई डेफिनेशन कि मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इस तरीके से निकालते हैं। अब रैंक और रैंक को डिनोट ऐसे करते हैं, ये जो रो का सिंबल होता है ऐसे करके मैट्रिक्स, एक मिनट सॉरी, इस टाइप का सिंबल होता है यहाँ से, रो ऑफ ए ऐसे करके रो जो होता है उससे डिनोट करते हैं कि ये मैट्रिक्स का रैंक है, ये नोटेशन है। ठीक है, तो अब इसके बाद टिप्स ऑफ फाइंडिंग रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, यही अभी जो मैंने बोला था पीछे, जो सब वो डिटरमिनेंट वगैरह वही सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लिख रखी है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर जीरो। अगर सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो मैट्रिक्स का रैंक जीरो हो जाता है। मतलब कि अगर हमारी मैट्रिक्स जीरो है तो उसका रैंक जीरो ही होता है। अगर मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो उसका रैंक, उसमें कम से कम, क्योंकि नॉन जीरो है तो कम से कम एक एलिमेंट तो मिलेगा ना नॉन जीरो, तभी तो मैट्रिक्स नॉन जीरो हुई है, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट। तो उसके केस में क्या हो जाएगा, कम से कम एक नॉन जीरो माइनर तो 1 ऑर्डर का मिलेगा ही। जैसे मान लो कि मैट्रिक्स हमारी ये है, मान लो मैंने 3x3 की मैट्रिक्स लिखी, 0 0 1 0 0 0 ऐसे भी लिख दी, तो सारी एंट्री ज़ीरो हैं। तो नॉन जीरो हैं सिर्फ एक एंट्री को छोड़कर, ये वाली एंट्री A13 वाली को छोड़कर। अब देखो इसकी जो सब मैट्रिक्स बनेगी, एक तो ये खुद पहले ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हाईएस्ट सब मैट्रिक्स इसकी ये खुद ही हो जाएगी 3x3 वाली, मतलब इसका खुद का डिटर्मिनेंट। इसका खुद का डिटर्मिनेंट हम ये बोल सकते हैं, इसका जैसे ये वाला कॉलम फुल्ली जीरो है, ये वाला कॉलम भी फुल्ली जीरो है, तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। तो अब इसकी सब मैट्रिक्स देखो, जैसे 2x2 की सब मैट्रिक्स देखेंगे, अगर पहली दोनों थर्ड रो थर्ड कॉलम हमने डिलीट करके बनाए, जैसे ये वाली जो सब मैट्रिक्स बनी इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। फिर 2x2 वाली कौन सी बनेगी, यहाँ से फिर मैंने बनाया जैसे थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया था, ऐसे ही करके कौन सी भी कर सकते हैं हम, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करके बना लेंगे, या फिर और कौन सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके बना लेंगे, या फिर मान लिया कि हम फर्स्ट रो और सेकंड, फर्स्ट रो डिलीट कर दिया और सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, यहाँ से भी बना सकते हैं। तो जितने भी सारी पॉसिबिलिटी आएंगी, सारी पॉसिबिलिटीज़ में यही आ रहा है कि 2x2 के लिए डिटर्मिनेंट है वो हमेशा जीरो बनेगा। ठीक है, तो जब 1x1 के देखेंगे, अब 1x1 के लिए तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट उठाना है, जैसे अगर ये वाला एलिमेंट उठाया तो यही वाला देखेंगे, सिर्फ हमेशा इन सारे एलिमेंट्स के लिए 0 0 आएगा। तो सिर्फ ये वाला जो एलिमेंट होगा ना 1 3 वाला, मतलब जब हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे और फर्स्ट रो सेकंड रो को भी डिलीट कर देंगे, तो ये वाली सब मैट्रिक्स बचेगी 1x1 की, और ये इसका डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि नॉन जीरो है। तो हमने ये बोल दिया कि 1x1 से बड़े तो सारे ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट थे माइनस से वो जीरो थे, लेकिन 1x1 का ऐसा है नॉन जीरो है, तो इसका मतलब रैंक 1 हो जाएगा। तो ये सिर्फ एग्जांपल था कि कोई भी अगर मैट्रिक्स ऐसी है, अगर कम से कम एक एंट्री भी अगर नॉन जीरो है तो रैंक एक या एक से ज़्यादा ही होगा। उस केस में रैंक, अगर मैट्रिक्स नॉन जीरो थी तो उस केस में रैंक कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ओनली जीरो मैट्रिक्स का रैंक जीरो होता है। ठीक है, तो यही वाली चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि ए अगर नॉन जीरो है तो रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है हमेशा। ठीक है, अब आगे क्या लिख रखा है, इफ ए इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए अगर एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने देखा था किस टाइप की होती है, डायगोनल के ऊपर 1 1 1 होते हैं, जैसे 3x3 की मैंने लिख दी, नीचे भी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ऊपर भी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टाइप की स्केलर मैट्रिक्स थी ना, जिसके जो डायगोनल जो एंट्रीज थी, जो स्केलर्स थे, जो 1 1 थे वो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, और देखो इसको हम यहीं से प्रूव कर सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। पहली बात तो कोई भी n×n की मैट्रिक्स होती है, जैसे ये मान लिया 3x3 क्या है, तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि पहले ही
ट्वेल्थ क्लास में ही पढ़ा हुआ है ये वाला, तो कि जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी डायगनल मैट्रिक्स का वो किसके इक्वल होता है, उसके डायगनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है डायरेक्टली। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे डायगनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं। तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आता है, 1 आता है। 1 आता है मतलब कि नॉन जीरो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और ये इसका हाईएस्ट सब मैट्रिक्स कितनी बन सकती थी इसकी, क्योंकि ये खुद ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जैसे n क्रॉस n की इन जनरल अगर बात करें तो 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल लिया तो यही 3 क्रॉस 3 वाली ही बन सकती है। तो हाईएस्ट 3 क्रॉस 3 वाली ही बन सकती थी। और इसी का डिटरमिनेंट कितना आ गया, नॉन जीरो आ गया। मतलब 3 क्रॉस 3 का हाईएस्ट माइनर हो सकता था, इससे बड़ा माइनर हम ले भी नहीं सकते इसका। तो हमें वही हाईएस्ट ऑर्डर के माइनर में ही हमें क्या मिल गया, नॉन जीरो मिल गया। तो इसका मतलब कि कितना हो, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 3। तो इसका मतलब मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पर। ऐसे ही मतलब कोई भी n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, हमेशा डिटरमिनेंट उसका 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतना ही रैंक हो जाएगा n। तो और अगर मैट्रिक्स का जो रैंक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका रैंक उसके ऑर्डर के ही इक्वल आ जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि हमारी मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो फुल रैंक मैट्रिक्स होती है हमेशा। ठीक है, कि मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसका डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे कि अगर मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है तो उसका रैंक उस मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है, जो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स थी तो उसी के बराबर आ जाते हैं। तो हम ये बोल देते हैं कि हमारी मैट्रिक्स है वो फुल रैंक मैट्रिक्स है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका रैंक है, जितना उसका ऑर्डर है उतना हो सकता था और उतना ही अगर हो गया तो फुल रैंक है। ठीक है, लिख रखा है। अगर n क्रॉस n की कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका रैंक n के इक्वल हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बता दी, यही डिटर्मिनेंट ये है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर मैट्रिक्स, यही वाली बात भी हम लिख सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स, या तो हम ये बोल दें हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, या हम बोल दें कि हमारी मैट्रिक्स फुल रैंक है। ये दोनों एक ही बात है। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, रैंक ऑफ ए डायगनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन द डायगनल। जैसे कि इस वाले में आप लोग बोल सकते हैं ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका रैंक क्या, डायगनल मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगनल एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मान लो अगर ये आइडेंटिटी भी ना भी होती, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, ये डायगनल मैट्रिक्स है एक। मान लिया कि हमने ये मान लिया यहाँ पर क्या होता, कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो 5 मान लिया, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें बताए डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायगनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब इसका डिटर्मिनेंट अगर यहाँ से नॉन जीरो आ गया तो हम यहाँ से क्या बन गया, इसका रैंक कितना बन गया, 3 ही बन गया ना। तो क्योंकि 3 क्रॉस 3 का माइनर नॉन जीरो आ गया, तो हम यहाँ से ये वाली चीज़ भी वेरीफाई हो गई कि जो क्या है, जो डायगनल मैट्रिक्स है उसका, यहाँ से हमने बोल दिया ना कि ये 3 क्रॉस 3 की डायगनल मैट्रिक्स थी और 3 नॉन जीरो एलिमेंट थे डायगनल के ऊपर, तो इसका रैंक किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट अगर जीरो होता तो अब डायगनल में कितने हैं, 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका रैंक 2 होता ओबियसली। मान लो अब क्योंकि यहाँ से तो हम ये बोल सकते हैं ना, जैसे ये वाली रो फुल्ली जीरो बन गई तो 3 क्रॉस 3 वाला तो डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। अब 3 क्रॉस 3 कि ये खुद ही की सब मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का एक ही माइनर बन सकता था, 3 क्रॉस 3 के लिए तो डिटरमिनेंट तो जीरो हो गया इस केस में, यानी रैंक 3 तो नहीं हो सकता। अब 3 से छोटा, अब ये वाला देख लो, 2 क्रॉस 2 के लिए ये वाला माइनर है, ये वाला 1 0 0 1 वाला, और इसका डिटरमिनेंट कितना है, 1 है, नॉन जीरो है। मतलब कि 2 क्रॉस 2 का एक माइनर नॉन जीरो मिल गया तो रैंक कितना है, 2 हो गया। और 2 क्या थे, अगर यहाँ पर हमने जीरो लेकर चले थे तो 2 नॉन जीरो एलिमेंट थे डायगनल के अंदर। ठीक है, यही वाली बात थी यहाँ पर जो लिख रखी है, इस एग्जांपल से हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसके बाकी और रिजल्ट्स दे रखे हैं 1 2, इसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं, हम वे देखेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं अभी। जैसे ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर बोला है कि इस मैट्रिक्स का हमें रैंक बताना है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स दे रखी है हमें। अब देखो, सबसे पहले अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकाला इस वाली मैट्रिक्स का 0 0 1
0 2 0 और 1 0 1। इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो जैसे मान लिया हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया, अब 0 इन 0, जैसे पहला एलिमेंट 0 इंटू समथिंग कुछ भी आए यहाँ पर तो ये 0 ही बनेगा। फिर ये यहाँ पर माइनस साइन आता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते, तो -0 इंटू समथिंग कुछ भी आए तो 0 ही आएगा। प्लस लिखेंगे 1 इंटू में 1 के, तो 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ से हमें बनेगा 0 इंटू 0, माइनस साइन आएगा, फिर 1 इंटू 2 तो यहाँ से 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पहले दोनों तो 0 हो गए, तो 1 इंटू -2 यहाँ से -2 आ गया। ठीक है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट है वो -2 आ गया, दैट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उसका रैंक क्या हो जाता है, मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है, तो इसका रैंक कितना हो गया, 3 हो गया। और दूसरे वे में ऐसे ही बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन की 3x3 का एक ही माइनर हो सकता था, और वही क्या है, नॉन जीरो, मतलब 3x3 का माइनर है वो नॉन जीरो मिल गया, और 3x3 का ही हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर हो सकता था, मतलब आर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती थी, और वही आ गई। तो मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3 है इस मैट्रिक्स का रैंक। मान लो अगर 3x3 वाला 0 मिल जाता, उसके लिए बाद हम 2x2 के माइनर्स को चेक करते, उनमें से अगर कोई भी एक नॉन जीरो होता एटलीस्ट, तो फिर हम बोलते कि रैंक 2 हो जाता, 2 वाले सारे 0 हो जाते तो फिर हम 1 के ऊपर जाते। ठीक है, तो इसके आगे वाले एग्जांपल्स और जो वो 1 2 पॉइंट्स रहते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स जो हमने किए ये क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।